Well, guys, I feel today you are very much energetic. Shabash, bete. So today we will do the assignment on work power energy, especially the work energy theorem and the Coulomb. Okay, this is the point. But before that, I have to little assess my students कि आपको बच्चे कितना को पता है, क्या है, कैसे है। थोड़ा तभी मेरे को आगे जाना पॉसिबल होगा मेरे लिए। शाबाश। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, आपने बताना है, पार्टिसिपेट करना है, डरना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपका गलत हो जाएगा, इसमें क्या है बेटे, है ना। तो अपने आप आओगे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मेरे पास आपके नेम्स की लिस्ट है, मेरे को 1 बाय 1 बुलाना पड़ेगा। अगर अपने आप आओगे तो और भी अच्छी बात। तो बेटे टीचर आपसे ये पूछते हैं, सपोज करो, लो बताओ मेरे को, अगर मैं इस रिमोट को यहां से छोड़ दूं और अपने हाथ पर गिरने दूं, फिर से देखो, ये छोड़ दिया और गिरने दिया, तो यहां पर कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? कौन बच्चा बताएगा? शाबाश। मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल। आई रिपीट, आई रिलीज द रिमोट सच दैट फ्रॉम सर्टन हाइट इट इज फॉलिंग ऑन माई हैंड। इस प्रोसेस क्या हो रहा है? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? शाबाश। तो नॉन मेडिकल के बच्चे कामयाब हुए। उन्होंने बोला सर देखो, आप एक सर्टन, वेरी गुड, शाबाश, दैट्स द स्पिरिट। ऐसा ही तो मैं सुनना चाहता हूं कि मेडिकल बच्चों ने भी पटाख से जवाब दिया, सर वी आर आल्सो सक्सेसफुल। कि एक सर्टन हाइट के ऊपर टीचर ने एक बॉडी रखी हुई है, उससे रिलीज कर रहे हैं। तो शुरू में उसका कुछ ना कुछ हाइट था। हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसका फार्मूला क्या है? mgh। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। जब ये नीचे आती है तो मोशन में आ रही है और ज्यादा से ज्यादा तेज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे को आते आते उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो आप कहोगे सर नीचे आते आते जब वेलोसिटी बढ़ रहा है, आपको पता है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv²। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो मैंने सिर्फ, हालांकि आपने अच्छा सा आंसर दे दिया, पर कोई कोई बच्चा कमजोर भी बैठा होता है, उनके लिए मैंने ये आंसर बताया कि व्हेन बॉडी इज रिलीज, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक बात और बताओ, देखते हैं इस बार कौन पहले बताता है। पिछली बार नॉन मेडिकल ने पहले बताया था, देखते हैं इस बार। बेटे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, गॉट इट। और यहां से ये लड़का भागता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और इसी पॉइंट से ये लड़की भागती है, गॉट इट। तो इसी पॉइंट से ये भागती है लड़की, और इसी पॉइंट से बॉय भागता है। तो ये जो एल का डिस्टेंस है, वाई इसको कवर कर लेता है 20 मिनट में, और गर्ल इसको कवर करती है 22 मिनट में। अब मेरे को ये बताओ, दोनों में से किसने ज्यादा एनर्जी लगाई? बताओ। दोनों में से किसी ने ज्यादा एनर्जी लगाई कि नहीं लगाई? लगाई तो किसने? क्या बात? नहीं बेटे, एक बच्चा माइक पर आगे बताया। मेडिकल वाले कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, नॉन मेडिकल तो नहीं बोल रहा है इस बार। एक भी बच्चा माइक पर आगे नहीं। अच्छा, इस बात का जवाब, जो बच्चे कह रहे हैं सर सेम एनर्जी लगाई, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो कह रहे हैं सर नहीं डिफरेंट लगाई, वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। शाबाश। नाउ गिव द आंसर, सिंगल फिंगर या डबल फिंगर? विक्ट्री का साइन तो डिफरेंट। बेटे मेडिकल के बच्चे नहीं बता रहे अच्छे से मेरे को। डबल डबल, सिंगल, कोई कोई बच्चा बीच में सिंगल बता रहा है। देखो बेटे,
इसका आंसर आप बोलोगे सर जब ये इधर से इधर भागते हैं तो आपको पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट सर। तो अगर दोनों का फोर्स बराबर है और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है, वैसे कॉस थीटा भी साथ में लगता है, तो दोनों ने वर्क तो बराबर किया। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया होता, अगर फोर्स भी बराबर हो, लेकिन अगर मैंने पूछ लिया होता कि पावर किसने ज्यादा कंज्यूम करी, किसने पावर ज्यादा लगाई, तब आप बोलोगे सर फिर एक सेकंड पैरामीटर भी आ जाएगा और वो टाइम होएगा। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, क्योंकि बॉय ने टाइम कम लगाया तो बॉय के केस में पावर ज्यादा लगी, और गर्ल का टाइम ज्यादा है तो उसकी पावर कम है। ठीक है। इफ सेम वर्क इज डन इन लेसर टाइम देन the person who is taking lesser time is putting more input energy। ये थोड़ा सा एक और क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल शीट में जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं कौन बताता है। बेटे मान लीजिए एक बॉडी यहां पर है और एक बॉडी यहां पर है, बॉडी 1 बॉडी 2, और ये दोनों इधर आ गए। अब क्या इन दोनों के बीच में कोलिजन होने के लिए इनका आपस में टच करना जरूरी है या नहीं जरूरी? शाबाश। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन। वन बॉडी इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, अनदर बॉडी इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। टीचर इज सेइंग कि कोलिजन के लिए इन दोनों बॉडीज का आपस में किसी जगह पर टच होना मस्ट है या नॉट नेसेसरी? शाबाश। देखते हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल का यूनानिमस एक आंसर देना है। देखते हैं नॉन मेडिकल क्या जवाब देता है, मैं बताऊंगा नहीं, फिर मेडिकल से पूछ। शाबाश। नॉन मेडिकल का फाइनल आंसर, मस्ट के लिए सिंगल फिंगर, नॉट मस्ट नेसेसरी के लिए सेकंड डबल फिंगर। बताओ नॉन मेडिकल का आंसर करीब करीब मेरे को पता लग गया। ओके डाउन। मेडिकल के बच्चे क्या इनका टकराने के लिए आपस में टच करना जरूरी है या नहीं? शाबाश। अगर आपका आंसर है यस तो सिंगल फिंगर, नॉट नेसेसरी तो डबल फिंगर। मेडिकल मेडिकल के बच्चे नहीं बोल पा रहे। देखो आधे से ज्यादा बच्चों ने फिंगर ही नहीं खड़ा करा इस बार। येलो गर्ल वाली क्या बोल रही है बेटे? रेज योर हैंड हाई, रेज योर हैंड हाई। ओके ओके डाउन। तो अब मैं बताता हूं, नॉन मेडिकल वाले कहते हैं, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं ये चीज। नॉन मेडिकल, मेडिकल में 30% बच्चे कह रहे हैं ये चीज, 30% मेडिकल में, और नॉन मेडिकल में लगभग 80% बच्चे कहते हैं ये, और सही भी यही है, नॉट नेसेसरी। अब बच्चे कहेगा सर कैसे? ध्यान से सुनो। अगर ये दोनों स्टोन हो, स्टोन दोनों पत्थर हो या दोनों बॉल्स हो तो आपस में टकराएंगी तभी कोलिजन होएगा, अगर बॉल्स हो तो। ठीक है, तो कोलिजन हो गया, टच होना जरूरी हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर इन दोनों में से मैं ऐसे कर देता, इधर भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी देता, इधर भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये दोनों पास पास आए और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, तो ये ऐसे चले गए बिना टच करे ही। देखो बीच में मैंने गैप रखा, ये एक दूसरे के ऊपर असर डाल गए और पर इनका पाथ अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ईच अदर नेबरहुड मॉडिफाई हो गया, इसको भी कोलिजन बोलेंगे। एक और देखो, अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल ऐसे भेजा, अनदर मैग्नेट इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल ऐसे भेजा, दोनों पास पास आएंगे, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, दूर दूर भाग जाएंगे, इसलिए वहां भी कोलिजन होगी। करेक्ट। तो जरूरी नहीं है दोनों बॉडीज में कोलिजन होने के लिए फिजिकल टच जरूरी हो। हाँ, ये जरूरी है कि उन दोनों की प्रेजेंस होने से, चाहे नेबरहुड में चाहे एक्चुअल टच में,
उनका मोशन इम्पैक्टेड होना चाहिए। कैसे होता है मोशन इम्पैक्टेड? या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या वेलोसिटी चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। कोलिजन के बाद वाली डायरेक्शन और वेलोसिटी वो ना रहे जो पहले थी। अगर डायरेक्शन वो रहती है तो कम से कम वेलोसिटी चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, या कम से कम एक चेंज। इसको बोलते हैं कोलिजन। ठीक है बेटे, चलो अब आगे देखते हैं। कौन मेरे को बताएगा कि सिंबल क्या है और इसकी यूनिट क्या है? व्हाट इज दिस सिंबल और इसकी यूनिट क्या है? वरना हमारे क्वेश्चन नहीं होंगे। शाबाश, माइक पे आके बताना इस बार। व्हाट इज दिस सिंबल स्मॉल ई और व्हाट आर इट्स यूनिट? माइक पर आकर बताए कोई बच्चा। Nobody is coming in non-medical, nobody is coming in medical. इसका मतलब मेरे को बुलाना पड़ेगा। मेडिकल में एक बच्चा बताया मेरे को बड़ा अच्छा, बोला है कि हाँ ये बच्चा हर जवाब दे सकता है। कुलविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह मेडिकल में कौन है? मेडिकल में कुलविंदर, आजा बेटे। आपका नाम स्पेशली मेंशन करा कि ये बच्चा हमारा बहुत शार्प है। और नॉन मेडिकल में सुखबीर सिंह, आ जाओ भाई माइक पे। सुखबीर सिंह नॉन मेडिकल। बेटे आप बता सकते हो दोनों में से कौन सा ये क्या चीज है? respiration, ये फिर से बताओ। coefficient of respiration, नॉन मेडिकल के बच्चे ने बताया तो है, लेकिन किसी और बच्चे की स्पोर्ट लेके बताया है बेटे। चलो आगे आओ। शाबाश उस बच्चे को जाती है जिसने आपको बताया। और मेडिकल का बच्चा, उसने इसका नाम बता दिया बेटे। नाम बता दिया उसने। क्या इसकी यूनिट बता सकते हो तुम? मेडिकल का, मेडिकल का कोई भी बच्चा अपने क्लासमेट की हेल्प कर सकता है। शाबाश। नहीं बड़ी बात। चलो भाई, तो इस वाले क्वेश्चन में अपर एज मिल गया नॉन मेडिकल। बैठो बैठो बैठो। इसका नाम होता है बेटे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सभी बच्चे नोट कर लें। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके। और इसका यूनिट होता ही नहीं, यूनिटलेस। यूनिटलेस। ओके। इसके बेसिस के ऊपर ही हम कुलयन की टाइप्स करते हैं। कुलयन की कितनी टाइप्स होती हैं? कितनी टाइप्स होती है कुलयन की? लेट मी आस्क दी स्टूडेंट। मनदीप कौर मेडिकल। मनदीप कौर में मेडिकल में कौन है? मैं आपसे सिर्फ नाम नहीं पूछ रहा कुलयन के, सिर्फ टाइप्स की पूछ रहा हूं। कितनी टाइप? 3 टाइप्स। एक बच्चा कह रहा है 3 टाइप्स। चलो मैं 3 को भी सही करता हूं सिलेबस के मुताबिक, लेकिन इसकी कैटेगराइजेशन 4 होती है। शाबाश, बैठो। हम इसको ठीक सीख लें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। शाबाश, लास्ट पॉइंट हम थ्योरी का करने लगे। तो कोलिजन की कौन सी टाइप्स होती हैं सभी बच्चे देखो। उसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। क्या? कोलिजन 4 डिपेंडिंग अपॉन स्मॉल ई, जिसका नाम टीचर्स ने क्या बोला, बच्चों ने क्या बताया? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसको खुद को समझ लें ये क्या होता है। ध्यान से सुनना बेटे। मान लीजिए ये बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी कौन सी है? स्ट्राइकिंग बॉडी, या आप कह सकते हो हिटिंग बॉडी। और एक बार फिर से करते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूं आपकी विजिबिलिटी के लिए। मान लीजिए ये बॉडी है
ये बॉडी है बेटे हिटिंग बॉडी। मैंने यू के पैर में एच लिख दिया, यानी ये इतनी वेलोसिटी से इधर आ रही है, हिटिंग बॉडी। और ये बॉडी है यू के पैर में मैंने टी लिख दिया, टारगेट बॉडी। हिटिंग बॉडी, टारगेट बॉडी। बच्चा कह सकते हैं सर एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल। जैसे मेरे हाथ में क्रिकेट का बैट हो, ये क्या हो गया? हिटिंग बॉडी। और बॉल उधर से आ रही है, मैंने उसको शॉट लगाई कवर पे, तो ये जो बॉल है वो होगी टारगेट बॉडी। क्लियर? जब ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं पास पास, तब मैंने बेटे ध्यान से सुना, हिटिंग बॉडी की वेलोसिटी में से टारगेट बॉडी की वेलोसिटी को माइनस कर देना है। हिटिंग में से टारगेट, ओके, क्रिकेट के बैट में से बॉल की वेलोसिटी माइनस कर। लेकिन ये सिंपल माइनस नहीं है, वेक्टोरियल माइनस है, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब इस बैट ने बॉल को शॉट लगा ही दिया। शॉट लगने के बाद हमारा ज्यादा ध्यान किस पे होता है? बॉल कहां चले गई। तो तब हमने बाद में मान लीजिए बॉल ये चलेगी टारगेट बॉडी की वेलोसिटी, और बैट भी थोड़ा बहुत मोशन में है, और उसकी वेलोसिटी है हिटिंग वेलोसिटी। बाद में टक्कर लगने के बाद यहां कोलिजन हुई, और कोलिजन होने के बाद इधर चलेगी, तो हमारा ज्यादा ध्यान बॉल की तरफ है। ओके, अब बॉल की वेलोसिटी पहले रखनी है बेटे। आफ्टर कोलिजन टारगेट वेलोसिटी फाइनल, और टारगेट वेलोसिटी फाइनल में से फाइनल वेलोसिटी ऑफ हिटिंग बॉडी माइनस कर दी। बच्चा बोलेगा सर शॉट लगने के बाद बॉल की वेलोसिटी में से बैट की वेलोसिटी माइनस हो रही है। यस, शॉट लगने से पहले बैट की वेलोसिटी में से बॉल की वेलोसिटी माइनस हो रही है। यस, उल्टे माइनस करने हैं। इन दोनों की रेशो लेनी है। कोलिजन के बाद वाला पोर्शन ऊपर रखना है, और पहले वाला नीचे रखना है। ये दोनों जो चीजें होती है ना, इसको टेक्निकली इस ब्रैकेट को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिसेशन। वेलोसिटी ऑफ रिसेशन, आप इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हो। और नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इन दोनों की जो रेशो आती है, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, यूनिट लेस आएगी, उसी रेशो को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। लिख लो सभी बच्चे, ये लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये फार्मूला जल्दी से लिख लो बेटे, जल्दी से सभी बच्चे लिख लो, फिर आपको पेपर में आ सकता है अपने आप। अब इस ई के ऊपर डिपेंड करते हुए मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि कौन सी कोलिजन क्या है। याद रहे, हिटिंग बॉडी को मैंने एग्जांपल के तौर पर बैट माना, और टारगेट बॉडी को मैंने बॉल माना। इससे ज्यादा याद रहेगा। और अदरवाइज किताबों में हिटिंग बॉडी को वो वन बॉडी बोलते हैं, और टारगेट बॉडी को टू बॉडी बोलते हैं। अब हम आगे थोड़ा देखते हैं, ध्यान से सुनो बच्चे। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो, एग्जैक्ट 1, तब उस कोलिजन का नाम, तब उस कोलिजन का नाम इलास्टिक कोलिजन होता है बेटे, इलास्टिक। जैसे कि बिलियर्ड्स की गेम खेल के एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल हिट करती, स्नूकर भी बोल देते हैं उस गेम को। एक ग्रीन कलर का टेबल होता है, उसपे काफी सारी मल्टी कलर्ड बॉल्स होती हैं, और स्टिक से हिट करते हैं। और इसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद कंजर्व रहेगा, बराबर रहेगा। यानी बच्चा कहेगा सर फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द कोलिडिंग बॉडीज
is equal to initial momentum of the system of the colliding bodies? I will say yes. इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे एक कांच की दीवार हो, ग्लास शीट, ग्लास शीट, और यहां पर एक लड़का खड़ा है, उसने टेबल टेनिस की बॉल, टीटी बॉल, इसको हिट करी, वो जितनी वेलोसिटी से हिट करी उतनी से ही वापस आ गई। ये एक एग्जांपल है इसकी इलास्टिक कोलिजन की। ये पहली टाइप टीचर ने अपने बच्चों को बताई। दूसरी बात, एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें E ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1। ऐसी कोलिजन को बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन। ये वो कोलिजन होती है जिसमें केमिकल एनर्जी अपना रोल अदा करती है, कोलिजन के बाद ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन becomes greater than kinetic energy initial। जैसे कि बॉम्ब का एक्सप्लोजन करना हो, बॉम्ब एक्सप्लोजन, इसमें केमिकल एनर्जी अपना रोल अदा कर देती है। एक बॉम्ब आ रहा था इधर से और उसका पिन निकला हुआ था, उसकी वेलोसिटी थी कुछ ना कुछ, तो काइनेटिक एनर्जी थी इतनी, हाफ mv²। लेकिन यहां पर जाते जाते ये बॉम्ब फट गया इनटू द फ्रेगमेंट्स, ठीक है? तो क्या होगा, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी देखेगी पहले से ज्यादा, इसमें ये ग्रेटर देन 1 होता है। कौन सी कोलिजन बताई? सुपर इलास्टिक। एक और बताता हूं, एक और कोलिजन होती है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एग्जैक्ट 0 होता है बेटे, एग्जैक्ट 0। ई की वैल्यू एग्जैक्ट 0। कोई बच्चा बता सकता है क्लास में इस कोलिजन का नाम क्या होता है? एनीबॉडी अमंग मेडिकल, मेडिकल जिसमें ई की वैल्यू 0 हो। देखो बेटे फिर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे जब आपको बेसिक नहीं पता। हाँ, एक बच्चा आ रहा है, शाबाश शाबाश शाबाश। इसको बोलते हैं, बहुत अच्छे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। मोमेंटम कंजर्व यस, काइनेटिक एनर्जी नो। बल्कि कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम। ये वो कोलिजन्स होती हैं जिसमें दो चीजें आपस में टकराई, टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक जाती हैं और इकट्ठी चलती हैं। जैसे इधर से ट्रक आ गया बेटे, ट्रक आ गया, और इधर इस ट्रक से इधर से आ गया कार, नैनो कार आ गई, छोटी सी नैनो कार, नैनो कार आ गई छोटी सी, और ये दोनों टकराए आपस में। टकराने के बाद नैनो कार ट्रक के किसी पोर्शन में फंस गई। अब ट्रक जिधर को जा रहा है उधर को ही वो जाने लग जाएगी, ट्रक के बीच में नैनो कार छोटी सी फंस जाएगी बीच में, यानी दोनों चिपक गए हैं आपस में। इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। या एक और एग्जांपल दूं, ये एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, यहां पर एक लड़का खड़ा है, उसके मन में क्या आया, उसने गोबर को उठाया जमीन से या मिट्टी को उठाया और ऐसे ट्रेन पे थ्रो कर दिया, फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ी के ऊपर। तो उसके जो लोहे की बॉडी है यहां पर ये गोबर जाके चला, चिपक गया, और तो ये गोबर और ट्रेन दोनों फिर कॉमन वेलोसिटी से चलने लगी। ये भी कौन सी कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर है बेटे? एक और बताएंगे जिसमें ई की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर होगी लेकिन 1 से लेस होगी। ये फोर्थ टाइप है, इस कोलिजन को बोलते हैं हम
इन इलास्टिक क्लेयन। कोई बच्चा बोलेगा सर पहले भी आपने इन इलास्टिक क्लेयन लिखा था। बेटे जो पहले लिखा था उसमें मैंने परफेक्टली वर्ड भी लिखा था, इसमें मैं परफेक्टली नहीं लिख रहा। इसमें दोनों टकराने वाली चीजें आपस में चिपकेंगी नहीं, और टकराने के बाद वो अलग अलग वेलोसिटी से जाएंगी। दोनों आपस में चिपकी नहीं रहेंगी, सेपरेट हो जाएंगी टकराने के बाद। तो ये जो क्लियन होती है इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। यस, सिस्टम का अंदर दोनों बॉडीज का टोटल करके इसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होती है। नो, बल्कि इसका लॉस होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम लॉस नहीं कह सकते, उससे कम रहेगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम रहेगा। अगर मैं यहां परफेक्टली इलास्टिक लगा दूं तब जाके ये लॉस मैक्सिमम हो जाता है। तो जिन बच्चों को चारों क्लेयन से समझ आ गई हैं, प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश, प्लीज रेज योर राइट हैंड। फीडबैक जरूरी होती है बच्चे। ओके, अब हम क्वेश्चन एयर कर सकते हैं अब हम, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a correct statement about work energy theorem? शाबाश, आप खुद से बताओ ऑप्शन। अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो एक फिंगर, सेकंड ऑप्शन है तो डबल फिंगर, थर्ड ऑप्शन है तो आपकी थ्री फिंगर, अगर आप सोचते हो फोर्थ ऑप्शन है तो फोर फिंगर। जल्दी बताओ कौन सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बोला सर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप कह रहे हो सी ऑप्शन, और टीचर आपको शाबाश देता है। लेट्स डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट, सभी बच्चों ने लगभग बता दिया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में द वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस? inertial frame, non-inertial frame, both inertial and non-inertial, और neither? बताओ बेटे, बताओ। अच्छा, कौन बच्चा क्लास में बताएगा inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब? बताओ बेटे, मेडिकल में से कोई बच्चा आए और मेरे को बताए कि ये inertial फ्रेम है। एनी स्टूडेंट प्लीज कम ऑन द माइक, मेडिकल। अगर नाम से बुलाऊंगा फिर। ऐसे नहीं, कुछ नहीं सुनता ऐसे। लवप्रीत आए, लवप्रीत कौर, मेडिकल। लवप्रीत कौर प्लीज कम ऑन द माइक। जब सारे बच्चे इकट्ठे बोलते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता। या शाबाश बेटे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटे डिफाइन करो अच्छे से उसको माइक पर। नहीं बता पा रहे। नॉन मेडिकल में कोई बच्चा आए माइक पर। नॉन मेडिकल में कोई बच्चा आए मेडिकल पर, माइक पर। शाबाश। देखो, बैठो बैठो बेटा। अब मैं आपको समझाता हूँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बेटे, अगर कि ये बस है ना, बस ये चल रही है, उस बस के अंदर एक बटरफ्लाई उड़ रही है। बटरफ्लाई उड़ रही है बस के अंदर, लेकिन इसको ऑब्जॉर्व कौन कर रहा है?
इस बस के अंदर खड़ा हुआ एक लड़का उस बटरफ्लाई को देख रहा है, बस भी चल रही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, जो ओवरऑल फ्रेम है बस का, उसका वही वही एक्सेलरेशन है जो कि इस ऑब्जर्वर का है। ऑब्जर्वर का वो एक्सेलरेशन वही है जो बॉडी का है। तब अगर मोशन स्टडी किया जाए तो वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, इनर्शियल। अगर इसी बटरफ्लाई को बाहर से लड़का ऑब्जर्व करता तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, नॉन इनर्शियल। तो आपने याद रखना है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, both bodies of mass m, two bodies of mass m and 2m undergoes a perfectly elastic head-on collision. If the first body was at rest initially, what is the final velocity of the first body? काश दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और बाद में क्या होएगा, रिवर्स डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी, नन ऑफ दिस जीरो। क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर से बताता हूं क्वेश्चन। एक बॉडी का मास है m, दूसरी बॉडी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कोई बच्चा, इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। देखते हैं आपका आंसर गलत है कि सही है। दूसरी बॉडी का मास है 2m, एक बॉडी का मास है m, दूसरी का है 2m, गॉट इट। और इनकी कोलिजन कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, और दोनों बॉडीज आपस में टकरा गई हैं हेड ऑन, हेड ऑन टकरा गई हैं बच्चे, ओके। अब आपको बोलता है कि ये जो फर्स्ट बॉडी है इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। देखो इसको कैसे करना है, योर अटेंशन। मैंने आपको क्या सिखाया था, इसकी वेलोसिटी u1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी u2 बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 आफ्टर कोलिजन। आफ्टर से नीचे वाला और बिफोर पहले ऊपर वाला। अब टीचर ने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी अभी टीचर ने आपको यह भी बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे ही आपने 0 लिखा ये ब्रैकेट उधर चला गया, व्हाट इट। तो ये ब्रैकेट जब उधर चला गया व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, तो ये सारे का सारा 0 हो गया, v2 माइनस v1 आ गया, और ये सारा 0 हो गया, तो v2 माइनस v1, और इसका मतलब v2 इज इक्वल टू v1। दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, वो तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में टीचर ने क्या बोला था, दोनों बॉडीज आपस में टकराने के बाद चिपक जाती हैं, एज ए सिंगल यूनिट चलती हैं, वो इनकी वेलोसिटी आपस में सेम रहेगी। तो क्या हुआ, दोनों टकराने के बाद कॉमन वेलोसिटी से तो चलेंगी, ठीक है, लेकिन कोई भी बॉडी की वेलोसिटी u1 के बराबर नहीं आई, ना ही u2 के बराबर है। उनकी तो नई वेलोसिटी होगी, आपस में तो सेम होगी क्योंकि वो जुड़ के हो जाएगी। यहां पर जो वेलोसिटी होगी ना बेटे, वो ना इसके बराबर होगी ना इसके बराबर होगी, दोनों में से किसी के बराबर नहीं होगी। इस अब बच्चा कहता है ऐसा क्यों, क्योंकि टीचर ने बोला था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। अगर मैक्सिमम लॉस होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बराबर कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती।
तो यहां पर जो वेलोसिटी होएगी दोनों की जुड़ने के बाद कॉमन, ना वो ये होएगी ना वो ये होएगी। इसलिए इस क्वेश्चन में वो कहता है ये रुक जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन गलत, 0 इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी, ये भी गलत, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी, ये भी गलत, नन ऑफ दिस सही है। अब अगर कोई बच्चा मेरे से पूछना चाहे कि सर कैसे, तो उसका भी आंसर सुन लो, और डिटेल में अगर पूछना है तो वो भी सुन लो और डिटेल में। पहले वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू वन स्क्वायर। दूसरी वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इतनी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इतनी, और आफ्टर कोलिजन कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी बेटे, आफ्टर कोलिजन दोनों मास आपस में चिपक गए थे, टोटल मास हो गया इतना, और उनकी कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहां पर हाफ लग गया। अब बच्चा बोलेगा सर ये कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालनी है, कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालनी है? उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 दोनों की कॉमन वेलोसिटी, इसको यहां से निकाल के यहां पुट करना पड़ता है। ये क्या लगाया है टीचर ने, ये वाला ब्रैकेट वाला पोर्शन क्या लगाया है, ये लगाया उसने कंजर्वेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, यहां से निकाल के यहां पुट कर दो। तो उसके बाद क्या करना है, फिर बिफोर कोलिजन में से आफ्टर कोलिजन वाली माइनस कर दो, बिफोर कोलिजन में से आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का लॉस। ये टीचर ने जो इस वक्त लिखा है ना, इसको पेपर में करना पड़ेगा, वर्थ 5 मार्क्स, नोट कर लो। पहला स्टेप, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बता रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में दोनों बॉडीज आपस में जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। तो दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में कॉमन वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से v कॉमन को यहां से निकाल के यहां पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर बिफोर कोलिजन को यहां रख देंगे, आफ्टर कोलिजन को यहां कर देंगे, और उनको सॉल्व करेंगे काफी लंबा चौड़ा पुट करने के बाद, तब आपको 5 मार्क्स मिले। नोट कर लो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो मैक्सिमम होता है इस कोलिजन में, इस टाइप की कोलिजन में मैक्सिमम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, in the elastic collision between two particles, which of the following is conserved? Momentum conserved, kinetic energy conserved, both momentum and kinetic energy conserved, neither. शाबाश, जल्दी बताओ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन बोला, इसमें कौन कौन सी चीजें कंजर्व होती हैं, कौन सी ऑप्शन चूज करोगे, जल्दी बताओ। शाबाश, फोर्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन यूज करनी है, क्योंकि ये अकेली ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होती है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, 1। ये 3 बातें याद रखनी है। ओके, बहुत अच्छे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 इन विच ऑफ द कोलिजन्स, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन बताओ। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में, to 1200 car moving at 3 meter per second applies brake and skids to rest. If the friction between the sliding tires and the road is 600 Newton, how far the car skid before coming to rest? करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, जल्दी करो।
सी ऑप्शन बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है सी ऑप्शन, कौन सा सेक्शन? मेडिकल। देखते हैं भाई, अब नॉन मेडिकल वाले बच्चे, इन्होंने एकदम से सी ऑप्शन बोला, ऐसे लगता है जैसे घर से सॉल्व करके हैं, लेकिन मैं तो तभी मानूंगा जब मेरा आंसर भी यही आएगा। देखते हैं बेटे, इसके अंदर मास कितना है बेटे? 1200 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी? शुरू में ही सभी बच्चे बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ 1200 × 3 का स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो ये बन गया 600 × 9। ओके। अब वो कहता है इसको ब्रेक लगा के रोक दिया गया। इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ये होगी इनिशियल, और फाइनल कितनी होगी? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि बॉडी को रोक दिया गया, तो उसके मैग्नीट्यूड को ले लिया हमने। तो इसका मतलब इनिशियल को पुट करके वही आंसर आएगा। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क के बराबर। वर्क खुद किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख देते हैं 600 × 9। और कितना बोला है उसने? दे रखा है देखो 6000। 6000 और स्टॉपिंग डिस्टेंस हम यहां से निकालेंगे 600 × 9। तो आप गौर से देखो 10s = 9। 10s = 9 आ गया ना ये तो फिर हमारा s कितना आ गया? ये तो 9/10 आया हमारा। वंस अगेन लेट मी टेल यू। अच्छा 9/10 ये मीटर हुआ बेटे, मीटर। तो 900 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइडेड बाय 10 यानी 90 सेंटीमीटर। तो ये बच गया बेटे। सी ऑप्शन कह रहा था मेडिकल के बच्चे, सभी मेडिकल के बच्चों को शाबाश दी जाती है, शाबाश, ब्रेवो। ब्रेवो रिटर्न में। और इस क्वेश्चन में नॉन मेडिकल की तरफ से कोई आवाज नहीं आई थी। चलो अब देखते हैं नॉन मेडिकल के बच्चे आगे इनको कंपीट कर पाते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन किस थ्योरम से सॉल्व हुआ? ये हुआ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम से हुआ। वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जल्दी करो। अब 7, शाबाश। A bomb of mass 9 kilogram explodes into pieces of masses 3 kilogram and 6 kilogram. The velocity of 3 is equal to इतना। तो काइनेटिक एनर्जी 6 की बतानी है। ध्यान से सुनो बेटे, एक बॉम्ब था 9 kg का और वो एट रेस्ट है, रेस्ट। ओके। तो ये मेडिकल के बच्चे कौन सी ऑप्शन चूज करते हैं इसमें 7th में? फिंगर खड़े करना, 4 के 3 के 2। ओके चलो, मेडिकल का पता लग गया। नॉन मेडिकल के बच्चे फिंगर खड़ी करो अकॉर्डिंग टू चॉइस। अगर सेकंड फिंगर है तो सेकंड ऑप्शन है तो बी डबल फिंगर। नॉन मेडिकल के बच्चे कोई बता ही नहीं रहा, कैमरा हिल गया सर, इनका कैमरा सेट करना। मेरे को एक ही बच्चे की फोटो दिख रही है बस, कैमरा हिल गया इनका, लूज है शायद। थैंक यू सर। अब सर बेटे नॉन मेडिकल के बच्चे 7th क्वेश्चन में कोई ऑप्शन चूज करेंगे? कोई बच्चा हाथ नहीं खड़ा कर रहा। चलो बताओ बेटे नॉन मेडिकल के बच्चे, असाइनमेंट मिल गई थी आपको क्या एक दिन पहले? नॉन मेडिकल के बच्चे सर इनको असाइनमेंट मिल गई थी पहले कि नहीं मिली थी? नहीं मिली थी। तभी इनको टाइम नहीं मिला करने का। मेडिकल वालों को कल मिल गई थी कि नहीं? वो भी नहीं मिली थी भाई, ये तो बच्चे बता रहे हैं पर मेडिकल वाले। चलो देखते हैं, अगर ये 9 kg रेस्ट पर है, इसको m मान लेते हैं, और बेटे ये रेस्ट पर है, मैं आपसे पूछूं इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? आप कहोगे सर ये तो मोशन में है ही नहीं, 0 जूल।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर मैं पूछूं इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर और लीनियर मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। तो जब हाई वेलोसिटी ही जीरो है, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें, तो ये मोमेंटम भी जीरो आएगा इनिशियल। मैंने कहा ओके, मोमेंटम जीरो। लेकिन ये बॉम्ब फट गया, बाद में फट गया तो एक मास बन गया 3 kg और दूसरा बन गया 6। एक मास बन गया 3 kg और दूसरा बन गया 6 kg M2। ठीक है, अब मैं बोलूं कि कोलिजन होने के बाद यानी बॉम्ब फटने के बाद का लीनियर मोमेंटम कितना है, तो बच्चा बोलेगा सर फाइनल लीनियर मोमेंटम मास 1 वेलोसिटी 1 प्लस मास 2 वेलोसिटी 2। तो मैंने कहा बेटे मास 1 तो तुम पुट कर दोगे तो इसकी वेलोसिटी पता है आपको कोलिजन के बाद? बच्चा बोलता है यस सर गिवन दिया हुआ है, v1 16 दिया हुआ है। मैंने कहा पुट कर देते हैं बेटे, 3 into 16 प्लस मास 2। मास 2 कितना पुट करोगे सर? 6 kg। देखो दोनों मासेस का टोटल तो 9 ही बनना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसने 6 पुट कर दिया। v2 मेरे को निकालना है पेपर में। अब मैं क्या करूं? अब यहां पर बच्चा बोलेगा सर आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल के बराबर ही होगा। इसका मतलब आप फाइनल को जीरो पुट कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है बेटे, तो यहां बन गया 48 और यहां बन गया बेटे प्लस करके 6 इंटू V2। 48 इधर चला गया माइनस के साथ, डिवाइडेड बाय 6। V2 आ गया बेटे 8 मीटर पर सेकंड विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि M2 और M1 अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें दे रखा है कोई। अच्छा काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ये तो अभी वेलोसिटी आई, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उसकी सेकंड वाले की, हाफ M2 V2 का स्क्वायर। M2 कितना है 6 kg, हाफ 6 लगा दो और V2 कितना है 8, उसका स्क्वायर कर दो बेटे। तो ये कितना आ गया 3 into 64 आ गया बेटे। और इसको सॉल्व करते हैं, कितने जूल। क्या ये ऑप्शन है? शाबाश। मेडिकल के बच्चों को एक बार फिर से शाबाश दी जाती है, आपने अभी भी सही ऑप्शन बताया। वेरी गुड। नॉन मेडिकल के बच्चे शायद करने में बेटे आप थोड़ा सा पेन पुन भी चलाया करो। आप देखो पहले बेंच पे सेंट्रल लाइन में सर 2 बच्चे ऐसे बैठे हैं, देखो वो ऐसे ही बैठे हैं जब से पीरियड शुरू है। पहले बेंच में सेंट्रल लाइन, जब से पीरियड शुरू हुआ ऐसे ही बैठे हैं बच्चे, होल्डिंग दी आर्म्स लाइक। तो कैसे बढ़ेंगे आगे बच्चे? कोशिश ही नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A ball impinges directly upon another ball at rest and is itself brought to rest by the impact. If half of the kinetic energy is destroyed in the collision, what is the coefficient of restitution? इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, सभी बच्चे इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। कौन बच्चा इसको बताएगा? शाबाश, करके दिखाओ एक बार। थोड़ा सा टाइम मैं आपको देता हूं वरना फिर मैं करूंगा। शाबाश बेटी। शाबाश। एक बॉल है जो दूसरी बॉल के ऊपर गिरती है और वो रेस्ट पर है और पहले वाली बॉल रेस्ट पे आ जाती है बाय इम्पैक्ट। इफ हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी is destroyed in the collision, the coefficient of restitution is how much?
सी ऑप्शन बोल रहे हैं, पता नहीं करा है कि नहीं ये सी ऑप्शन। इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। मेडिकल वाले बच्चे, क्या चक्कर है ये? इतनी जल्दी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता जितनी जल्दी जवाब दे दिया। सी मेडिकल, क्या बात है ये? तो देखो करते हैं, शाबाश। एक बॉडी का मास है, सबसे पहले इस बॉडी के ऊपर देखो बॉल का मास मेंशन नहीं करा हुआ। बॉल का मेंशन हमें मास नहीं करा हुआ, तो इसको अज्यूम करना पड़ेगा दोनों बॉल का मास बराबर है, अगर वही ये क्वेश्चन होएगा। ये इसमें डाटा इनकम्प्लीट है बेटे। इसको रहने दो 8th क्वेश्चन को, फिर डाटा कंप्लीट करके फिर करा देंगे। अब बात नहीं करते इसको। 9th क्वेश्चन क्या हो? 9th पे The ball is moving with speed v hits another stationary identical ball। देखो यहाँ आइडेंटिकल बोल दिया तो मास बराबर है, और वो भी इलास्टिक। पहली बात कोलिजन क्या है? इलास्टिक। दूसरी बात, जो पीछे से बॉल आ रही है उसका मास m ले लें, वो v वेलोसिटी से आ रही है, और जिस बॉल को जाके हिट करा मेडिकल स्टूडेंट्स प्लीज साइलेंट। जिस बॉल को इसने हिट करा वो एट रेस्ट है, लेकिन उसका मास जो है ना m डैश पहले वाले मास के बराबर है, क्योंकि दोनों बॉलें आइडेंटिकल है। आफ्टर द कोलिजन, अब आफ्टर द कोलिजन बोथ बॉल्स मूव विद वेलोसिटी इतना, फर्स्ट स्टॉप्स एंड सेकंड मूव्स विद वेलोसिटी इतना, दोनों रुक जाएंगी, पहले वाली सेम वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगी। अब हम इसको स्टडी करना बेटे। देखो इसको करते हैं, ध्यान से सुनो, शाबाश, इधर अटेंशन। सभी बच्चों को पता है कि वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है, 1। ओके, तो 1 होता है। तो जब इन्होंने टकराई आपस में, जब टकराई तो ऐसे करते हैं, इसकी बाद वाली वेलोसिटी, पहले वाली बॉडी की बाद वाली वेलोसिटी को हम बोल देते हैं v डैश, और इसकी वेलोसिटी को बोल देते हैं v डबल डैश। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? टारगेट बॉडी है। ये कौन सी है? हिटिंग बॉडी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो टारगेट की पहले लेनी, टारगेट माइनस हिटिंग, पहली बात। दूसरी बात, अब इधर आ जाओ, बिफोर कोलिजन हिटिंग माइनस टारगेट, हिटिंग माइनस टारगेट। टारगेट को 0 क्यों लिया? क्योंकि वो रेस्ट पर दे रखी है, तो इसको इधर ले गए बेटे। तो इसको इधर ले जाने पर क्या हो गया? v इज इक्वल टू v डैश माइनस डबल डैश माइनस सिंगल डैश। एक चीज तो ये, दूसरा इसको ऐसे करके रख लो अपना। अब दोनों में क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो बिफोर कोलिजन इसका हो गया लीनियर मोमेंटम इतना, और इसका कितना हो गया? 0, क्योंकि वो रेस्ट पर है। और बाद में कितनी होगी इसकी? इसका लीनियर मोमेंटम एम वी डैश, और उसकी कितनी होगी? एम वी डबल डैश। मास को बराबर लिया है टीचर ने, दोनों तरफ देखा जाए तो मास कैंसिल हो गया बेटे, यस और नो? तो v इज इक्वल टू v डैश प्लस v डबल डैश। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो हाफ क्यों कंजर्व है? क्योंकि वेलोसिटी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है बेटे। तो बिफोर कोलिजन कितना हो गया? इतना।
प्लस 0 आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डबल डैश का स्क्वायर। ओके, सभी में हाफ कॉमन आ गया और एम भी कॉमन आ गया, तो v का स्क्वायर ये बिफोर कोलिजन इसका स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर v डबल डैश का स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज और भी बोली हुई है, बस बाकी नहीं है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है बेटे, बाकी के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राइट, जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया रेज योर हैंड। ओके, तो कल जब आप क्लास में आओगे, अभी कुछ असाइनमेंट बची हुई है करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम क्लास में आओगे मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर दी 4 टाइप्स ऑफ कोलिजन एंड व्हाट आर देयर फीचर्स। ये आपने याद करके आना। व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिजन एंड व्हाट आर देयर फीचर्स। ठीक है, आज मैं बोलूंगा, सच बताऊं तो आज मेडिकल के बच्चों की नॉन मेडिकल के मुकाबले 10% परफॉर्मेंस ज्यादा थी, और मैं चाहूंगा अगली बार नॉन मेडिकल जीतना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय। Honda.